यांचा विरोध केला जातोय। जेएनयूतले विद्यार्थी संपूर्ण इथं थांबलेले आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस यांना परत पाठवण्याची घोषणा केली जात आहे। कशा पद्धतीने सगळेजण वरती चढण्याचा प्रयत्न करत आहेत। हा तोच हॉल आहे जिथं फडणवीसांचा कार्यक्रम होणार आहे। एकच मागणी आहे की देवेंद्र फडणवीसांनी वापरत जावं, त्याच मागणीवरती अडून आहेत। तुम्ही बघू शकता इथे संपूर्ण पोलिसांचा फौजफाटा देखील आहे। भोजपुरी बोलने वाले राज्य से आते हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है आज की डेट में महाराष्ट्र में, उसके बाद भी आप यहाँ पे आके उनसे जो है इनॉग्रेशन करवा रहे हैं। एक नए स्कूल का, एक नए सेंटर का आप इनॉग्रेशन उनसे करवा रहे हैं। इसका हमें मतलब समझ में नहीं आता है। जेएनयू जिस सपने से खड़ा हुआ था, जेएनयू का जो आइडिया था, जिस आइडिया के साथ हम और आप एक एक सेकंड संघर्ष करते हैं, उसकी लेगेसी इस 25 साल 100 साल के आरएसएस के इतिहास के सामने झुकने वाला नहीं है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमको रोकने की कोशिश की है, पर फिर भी हमने अपना राइट टू अबॉर्शन दिखाया है। वो हमारे जो जेएनयू की एक लेगेसी है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स नहीं मिल रहे हैं, कैसे वो लोग मुनिरका में बाहर रह रहे हैं। आपण जेएनयूमध्ये आहोत आणि तुम्ही बघत असाल कशा पद्धतीनं इथं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोध केला जातोय। जेएनयूतले विद्यार्थी संपूर्ण इथं थांबलेले आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस यांना परत पाठवण्याची घोषणा केली जात आहे। बघा कशा पद्धतीनं गेटवर वरती चढण्याचा प्रयत्न केला जातोय। कशा पद्धतीनं सगळेजण वरती चढण्याचा प्रयत्न करत आहेत। हा तोच हॉल आहे जिथं फडणवीसांचा कार्यक्रम होणार आहे। जेएनयूचे गार्ड्स बघा कशा पद्धतीनं यांना हे करतायत, त्यांना काढण्यासाठी वेगळं करण्यासाठी केलं जातं आहे, राईट। आणि संपूर्ण लोक बघा कशा पद्धतीने स्टुडंट वरती घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत, वरती चढले आहेत, वरती चढून हे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे बघू शकता। आणि जेएनयूचे जे सिक्युरिटी गार्ड्स आहेत ते त्यांना थांबवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत, पण संपूर्ण विद्यार्थी इथे विद्यार्थ्यांनी देखील आहेत। आणि हे बघा त्या पद्धतीने ते जिथे प्रोग्राम आहे तिथे गेटपर्यंत पोहोचले आहेत, त्या गेटवर जाऊन बसण्याचा प्रयत्न करत आहेत, राईट। आणि हा संपूर्ण जो विरोध आहे हा दोन गोष्टींसाठी होतो आहे, राईट। एक तर महाराष्ट्रात लागू झालेलं जनसुरक्षा विधेयक आणि ह्या लोकांचं म्हणणं आहे की मुंबईमध्ये ज्या लोकांना मारलं जातं आहे, मराठीच्या मुद्द्यावरनं ज्या पद्धतीने मारलं जातं आहे त्याच्यावर हे बोलत आहेत। प्रोग्राम आहे, इथंच उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। तर जेएनयूच्या सगळे गार्ड्स आणि जेएनयूचा जो स्टाफ आहे त्यांनी एक मानवी साखळी करून घेतली विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी, हे तुम्ही बघू शकता। आणि या याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी देखील सहभागी आहेत, तर तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीनं हा संपूर्ण जो जमाव आहे जमला आहे, सगळे विद्यार्थी जमले आहेत, बघू शकता। म्हणतात की बॅरिकेड तोड दो, एक झटका और दो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। त्यामुळं आता मोठ्या प्रमाणात इथे पोहोचलं जे आहे हे बघू शकता की कशा पद्धतीनं सगळ्या विद्यार्थ्यांना अडवण्यासाठी एकदम हे चाललं आहे। बघू शकत असाल आता विद्यार्थी इथंच बसण्याची तयारी, गेटवर बसण्याची तयारी करत आहेत आणि बघू शकत असाल की विद्यार्थ्यांनी इथे स्थान मांडून बसले आहेत, हे गेटवरच बसले आहेत।
सावरकर के चेलों को दो मोदी के इन दलालों को ते वाजवत आहेत आणि तिथून घोषणा देत आहेत आणि त्यांची एकच मागणी आहे की देवेंद्र फडणवीसांनी वापरत जावं. त्याच मागणीवरती अडून आहेत. तुम्ही बघू शकता इथं संपूर्ण पोलिसांचा फौजफाटा देखील आहे. संपूर्ण जेन्यू परिसरामध्ये गेटपासून आपण बघत आलो की कशा पद्धतीनं संपूर्ण पोलिसांचा इथं चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. बरं तरी देखील विद्यार्थी जे आहे जेन्यू कन्व्हेन्शन सेंटरच्या गेटवरती पोहोचलेत आणि तुम्ही बघू शकता की त्याचं संपूर्ण विद्यार्थी इथं बसून घेतले त्यांनी आणि इथूनच ते घोषणाबाजी करत आहेत. विद्यार्थिनी देखील आहे. देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद. बघा कशा पद्धतीने मुर्दाबादच्या घोषणा केल्या जातात देवेंद्र फडणवीसांच्या आणि देवेंद्र फडणवीसांना परत पाठवण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. जिस तरीके से हमला हो रहा है, जो हिंदी बोलने वाले राज्य से आते हैं, भोजपुरी बोलने वाले राज्य से आते हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है आज की डेट में महाराष्ट्र में, उसके बाद भी आप यहाँ पे आके उनसे जो है इनाग्रेशन करवा रहे हैं. एक नए स्कूल का, एक नए सेंटर का आप इनाग्रेशन उनसे करवा रहे हैं. इसका हमें मतलब समझ में नहीं आता है. ठीक है, सिंपल सा है. हिंदुस्तान में रहते हैं आप, हिंदुस्तान सेकुलर है, हिंदुस्तान में हर तरीके की भाषा बोली जाती है, हर धर्म के लोग रहते हैं. ऐसा क्यों है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले या भोजपुरी बोलने वाले लोगों को आप जो है लिंच करा रहे हैं, वहाँ पे मार रहे हैं आप ज़बरदस्ती, और उसके बाद अब उन्हें जो है गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, बैकिंग कर रहे हैं ताकि उनको जो है जेल में भी अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं आप. जो लिंच कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब समझ में नहीं आता. हम इंसान हैं. अब वहाँ अगर मराठी भाषा वहाँ की भाषा है, कल को अगर यूपी बिहार में आके लोग मराठी बोले तो कैसे काम चलेगा? फिर वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनको क्या दिक्कत है बोलने में? मसला ये है कि आप एक भाषा किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं. भाषा एक माध्यम का जरिया होती है. भाषा ये नहीं कि आप थोकेंगे. अगर कोई बंदा नहीं बोल रहा है ये भाषा तो आप उसे उसके ऊपर लिंच करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे. आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिनको मारा गया है, राइट, 2 इंसिडेंट्स हुए महाराष्ट्र में अभी, और उन्होंने इतने एरोगेंटली कहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम ये नहीं रखेंगे, हम मराठी में नहीं बोलेंगे, या उन्होंने मराठी के लिए भी स्टेटस रखा था, वो बहुत गलत था. देखिए, फांसीवादी जो प्रोपेगेंडा है ना, जिसमें आप एक जगह बोलेंगे कि सिर्फ जो हिंदू नहीं है उन सबको मारा जाएगा, एक जगह बोलेंगे जो मराठी नहीं बोलेगा उनको मारा जाएगा, ये फांसीवादी जो एक तरीका है सरकार चलाने का, उसके खिलाफ है हम. ये लोगों का तरीका नहीं है. लोग 2014 से पहले भी मैं अपने बगल के मुसलमान भाई के साथ जो है बैठ के क्लास चला जाता था. आज वो ये उसकी इतनी हिम्मत है कि वहाँ दिल्ली आके मेरे से मिल ले. महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान वाला मसला क्या है? मराठी में हिंदी वाला मसला है. बट स्टिल एक आप समझे ना, फासिस्ट एक आइडिया है. ठीक है, फासिस्ट आइडिया एक दिल्ली में लागू होता है, एक उत्तर प्रदेश में लागू होता है, एक हिंदुस्तान में लागू होता है. वैसे ही फासिस्ट आइडिया विद सम चेंजेस वो लागू होता है महाराष्ट्र में. सिर्फ ये जो आपके भाषा के बेसिस पे आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन भाषा के बेसिस पे किया जा रहा है. आप समझे, आज से पहले और किसी विदेश के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि भाषा के नाम पे जो है लोगों को मारा जा रहा हो. हिंदुस्तान है ये. क्यों? इससे पहले भी तो हुआ है. गुजरात में भी तो 2018 में मारा गया था, पर वहाँ से तो कोई बात नहीं करते. मुंबई ही क्यों दिखता है लोगों को? फिर देखिए 2002 जो 2018 की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ बिहारी और यूपी और बिहार से आने वाले लोगों को वहाँ से भगाया गया था, उसकी तो कोई चर्चा नहीं होती है. देखिए, मैं ऐसा से हूँ. ठीक है, मैं मानता हूँ कि 2018 का मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा कि फिर वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? जो यूपी बिहार से भी गए हों. आप फिर तो वही बात कर रहे हैं. आप तो सरकार की बातचीत. मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बताइए, आपके पास कागज नहीं है, आपके दूसरी पीढ़ी के पास कागज नहीं है, तो क्या इनको हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे आप? हिंदुस्तानी होने का क्या हक है? ये सीए के हिसाब से आपने बोले ना, 2 पीढ़ियों से अगर रह रहे होंगे, कागज होंगे, तभी आप हिंदुस्तानी है. नहीं, हिंदुस्तानी वो नहीं है. हिंदुस्तानी वो हर एक इंसान है जो इस देश के लिए काम करता है, जो इस देश के लिए लड़ता है. ठीक है, ये आज के दिन में चाहे भले से हमारे खिलाफ खड़े हो, लेकिन ये भी जानते हैं कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर खराब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ ये भी खड़े हैं. आप ये भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को सस्ती शिक्षा मिले. यूनिवर्सिटी के उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने में मदद करेगा, काम करेगा. वो मामीडाला जगदीश कुमार एक सेकंड इस जेएनयू को बर्बाद करने का सपना देखा और एक सेकंड उस बर्बाद करने में लगा रहा. और उसी पॉलिसी को, उसी सपने को जो मामीडाला जगदीश कुमार ने देखा था, वो इस कैंपस में
जब ये शांति श्री धूलिपुदी पंडित इस कैंपस में वाइस चांसलर बन के आई तो वो उसी सपने को काटने में, आगे बढ़ाने में काम कर रही है। लेकिन ये सपना किसी एक मामी डाला जगदीश कुमार और किसी एक शांति श्री धूलिपुदी पंडित का नहीं है। ये सपना इस मुल्क में 1925 में देखा गया था, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। देश की सत्ता काबीज करने के बाद लगातार वो जेएनयू जो एक एक सेकेंड इस आरएसएस और भाजपा को परेशान करने में लगा हुआ था, उसके सपने को इस हिंदुस्तान में लागू नहीं हो, उसके खिलाफ काम हमेशा करते रहता था। उस जेएनयू को बर्बाद करने का सपना इस आरएसएस के द्वारा इस कैंपस में देखा गया। लेकिन उस समय से ही 2016 से ही अलग अलग तरीके से इस कैंपस का एक एक स्टूडेंट्स, जेएनयू का एक एक स्टूडेंट्स हमेशा उस सपने को नाकाम करने में लगा रहा। और उसी सपने को बढ़ाने की लेगेसी के रूप में आप सभी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए और एक चीफ मिनिस्टर, उसी आरएसएस का एजेंट, उसी चाटुकार आरएसएस का एजेंट, उसका दलाल जो इस कैंपस में आया, आपने इस प्रोटेस्ट को करके इस बात को दिखला दिया कि जेएनयू जिस सपने से खड़ा हुआ था, जेएनयू का जो आइडिया था, जिस आइडिया के साथ हम और आप एक एक सेकंड संघर्ष करते हैं, उसकी लेगेसी इस 25 साल 100 साल के आरएसएस के इतिहास के सामने झुकने वाला नहीं है, उसके सामने गिरने वाला नहीं है। इस बात को आप लोगों ने आज साबित किया है। कई लोगों ने इस बात को पूछा कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? क्या हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये 2 स्पेशल सेंटर बना है? नहीं, हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप इस 2 स्पेशल सेंटर को बनाइए। हम तो वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आपने एक ही जेएनयू क्यों बनाया है? आप इस देश के एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक जेएनयू बनाइए, तब आपको आरएसएस का जो सपना है उसको चैलेंज करने वाला मिलेगा। लेकिन आप देखिए, इस कैंपस में आपके सामने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, आपके सामने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, आपके सामने स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज है। हर एक सेकेंड हर वो जेएनयू का स्टूडेंट जो इस कैंपस में पढ़ने आता है, उसको एक एक सेकेंड एक एक चीज की दिक्कत होती है। जब हॉस्टल में वाटर कूलर के पास जाते हैं तो उसमें से पानी नहीं निकलता है। जब कमरे में आप सोने के लिए जाते हैं तो हमको इस बात का डर सताता है कि ऊपर से सीलिंग गिर जाएगी। जब ठंड का मौसम होता है तो खिड़की में शीशे नहीं लगे होते हैं और ठंडी हवा आती है आपके पास। इस वाइस चांसलर के पास आप जाइए, हम सभी लोग जाते हैं, काउंसलर जाते हैं, अलग अलग संगठन के लोग जाते हैं, उनका भी एजेंट जो एबीवीपी है वो भी जाता है। ये बोलता है कि मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है, इसको ठीक कर दीजिए। मैडम क्या बोलती है? मैडम बोलती है फंड नहीं है। तो ये सवाल हम करने के लिए आए हैं कि आपको स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी किसी सेंटर में दाखिला लिया हुआ है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी उसको पीएचडी में वाइवा में डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे ये बोला जाता है आरएसएस और भाजपा के प्रोफेसर के द्वारा कि तुम लेफ्ट की पॉलिटिक्स मत करो, तुम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स मत करो, नहीं तो हम तुमको पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे, हम तुम्हारी कॉपी में नंबर काट लेंगे। जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, आइडियोलॉजी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तब ये वाइस चांसलर जो आज जेएनयू को समृद्ध करने के लिए 2 नए स्पेशल सेंटर बना रही है, वो कहां से ली जाती है? वो रोना रोती है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए उनके पास फंड है, उनके पास पैसा है। हम यही बात बोलते हैं कि आप इस जेएनयू की वाइस चांसलर हैं। जिस प्रकार से जेएनयू का स्टूडेंट्स यूनियन अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, जिस प्रकार से जेएनयू का स्टूडेंट्स अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, आप भी आइए हमारे साथ। यदि आपके अंदर डिग्निटी बचा है कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, आप कोई नागपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नहीं है, आप कोई आरएसएस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नहीं है, आपको भी यदि अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना है, आपको भी यदि इस बात का टेंशन है कि आने वाले समय में हमको किस प्रकार से याद किया जाएगा, तो आप आइए हमारे साथ, चलिए प्रोटेस्ट करते हैं। एमओई से लेकर के शिक्षा मंत्रालय से लेकर पार्लियामेंट के बाहर और जेएनयू और उन तमाम विश्वविद्यालय जो आज देश के हाशिए पे खड़े हैं, तमाम वो स्टेट यूनिवर्सिटीज आज जो चारों तरफ फंड की कटौती को झेल रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जेएनयू की वाइस चांसलर के बतौर जिस प्रकार से जेएनयू के स्टूडेंट्स को इतिहास में याद रखा जाएगा, उस प्रकार से आपको भी याद रखा जाएगा। लेकिन वाइस चांसलर वो काम नहीं करेंगी क्योंकि उनका डिग्निटी खत्म हो गया है। उनको बस एक ही चीज करने के लिए आता है और वो है वादा खिलाफी। और वही वादा खिलाफी देखिए हर साल जेएनयू के स्टूडेंट के साथ वो करती हैं।
आज वो ये सोची कि जेएनयू के स्टूडेंट्स को हम बैरिकेड लगा देंगे, उनको हम रोक देंगे, लेकिन आपने इस बात को साबित कर दिया है कि हम लोग रुकने वाले लोगों में से नहीं है।